सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की, जहां रूस ने शनिवार के बाद रविवार को भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के कई प्रमुख शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन दागे हमले की। इस हमले में ओडिशा बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे निशाने पर यानी टारगेट पर रहे। जानकारी जो मिली है उसके अनुसार लवीव शहर में इस हमले के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई, जबकि 24 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हमले की दृष्टि केवल कीव तक सीमित नहीं थी, बल्कि निप्रो, किरोवोड, मिकोलेव, पोल्टावा, लवीव और सुमी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में बड़ी संख्या में आवासीय भवन, रेलवे और अन्य बुनियादी संरचनाओं को गंभीर नुकसान हुआ। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की, कहा कि रूस का उद्देश्य युद्ध को बातचीत से समाप्त करने के बजाय यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचाना ही है। जेलेंस्की ने बताया कि इसी सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर 1300 ड्रोन, 1400 गाइडेड बम और 96 मिसाइलें दागी हैं। इस ताजा हमले में 33 मिसाइलों और 274 ड्रोन यूक्रेन में घुसे। इससे पहले शनिवार को यूक्रेन ने भी रूस के गहरे इलाकों में जाकर ड्रोन हमला किया था, जिससे रूस की एक मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान भी हुआ। 11 इसमें घायल भी हुए, मतलब 11 लोग। 4 वर्षों से जारी इस युद्ध में अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन पर हो रहे कब्जे और रणनीतिक दावों के कारण फिलहाल कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष में दोनों देशों की सैन्य ताकत और रणनीति लगातार बदल रही है, जिससे आम नागरिकों की जिंदगी पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन में नागरिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी हमले की निंदा की है, दोनों पक्षों से तनाव कम करने और युद्ध को रोकने की अपील की है। बताते चलें कि यूक्रेन में जारी संघर्ष में प्रतिदिन नई हिंसा और तबाही की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आम नागरिकों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। इन हमलों से यह स्पष्ट हो गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी लंबा खिंच सकता है और शांति स्थापित करने के प्रयास चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल रविवार के हमले ने यूक्रेन की राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में डर और तबाही फैला दी थी। संकटग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू कराया गया। वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम और बातचीत का समर्थन जारी रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताकत के लिए भी एक अहम जंग बन गया है। दोनों देशों की रणनीतिक चाल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस युद्ध को और जटिल बना रहे हैं। इसके अलावा हमले से देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और आम नागरिकों के रोजमर्रा जीवन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बताते चले कि इस हमले ने यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा और जीवन पर गंभीर खतरे का उजागर किया है। सरकार और सुरक्षा बल लगातार लोगों की रक्षा और आपूर्ति को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस हिंसक घटनाक्रम ने पूरे देश और दुनिया को चेतावनी दी है कि युद्ध की विभीषिका अभी खत्म नहीं हुई है और संघर्ष के अगले चरण में और अधिक तैयारियों की आवश्यकता होने जा रही है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, कीव और लवीव में मिसाइलों की बारिश, ओडेसा बंदरगाह ऊर्जा केंद्र निशाना बने। रविवार की घटना है। रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिक जीवन अस्त व्यस्त है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। जी हां, दरअसल 20 और 21 फरवरी की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में सीमा पार हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों का लक्ष्य तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकाने थे, लेकिन स्थानीय अफगानी अधिकारियों और स्वतंत्र क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार हमला बेसूद जिले के एक आवासीय परिसर पर हुआ, जिसमें 17 नागरिक मारे गए। 11 बच्चे और कई महिलाएं शामिल थीं। इनमें सामने आई तस्वीरें किसी आतंकी शिविर की नहीं, बल्कि टूटे फूटे घरों और दफन के लिए लिपटे छोटे शरीरों की थी। यह हिंसा 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान में भी फैल गई। खैबर जिले के तिराह घाटी में मोटार दागने से एक नागरिक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें 5 पश्तून मारे गए, 2 बच्चे इसमें शामिल थे। जब लोग पास के सैन्य पोस्ट के बाहर मृतकों के विरोध में जमा हुए तो सुरक्षा बलों ने बेअसर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी।
इस घटना में 4 और पश्तूनियों की मौत हो गई, 5 यहां भी घायल हुए। इस तरह 48 घंटे से भी कम समय में दोनों देशों में कुल 26 पश्तून मारे गए। तो श्रृंखला सीमा पार हमले से शुरू हुई, नागरिक सुरक्षा और जवाबदेही की मांग पर गोलीबारी पर समाप्त हुई। देखिए, ये कोई अलग घटना नहीं थी, ये एक ज्वलन बिंदु थी। बताते चलें कि जनवरी 2025 से अब तक पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान 168 से अधिक पश्तून मारे जा चुके हैं, जिनमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कम से कम 88 यानी 88 पश्तून नागरिक अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमलों में मारे गए। रूपरेखा साफ है, अधिकांश हताहत नागरिक हैं, भूगोल पश्तून बहुल क्षेत्र है। औचित्य हमेशा आतंकवाद विरोधी अभियान बताया जाता है, लेकिन लक्ष्य आमतौर पर घर, परिवार के वाहन, गांव के सार्वजनिक स्थल और विरोध प्रदर्शन होते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मुख्यतः पश्तून इलाकों में सक्रिय है। कई लड़ाके जातीय रूप से पश्तूनी हैं। पाकिस्तान की सेना मानती है कि स्थानीय आबादी का कुछ हिस्सा इन आतंकवादी नेटवर्क का समर्थन करता है, लेकिन यह तर्क खतरनाक रूप से विकसित हो गया है। बताते चलें कि पूरा गांव ऑपरेशन जोन घोषित किया जाता है, घर तबाह किए जाते हैं, मोटार शेल आवासीय इलाकों में गिरते हैं, ड्रोन अभियान, छापेमारी होती है। जब नागरिक विरोध करते हैं तो उन्हें दुश्मन समझकर गोली मार दी जाती है। यदि आतंकवाद विरोधी नीति लगातार पश्तून नागरिक क्षेत्रों को युद्धभूमि में बदल देती है, तो सुरक्षा परिवर्तन, जातीय लक्षित कार्रवाई के बीच की रेखा मिटने लगती है। पंजाब का सुरक्षा राज्य पश्तून बेल्ट इस ऐतिहासिक असंतुलन को प्रदर्शित करता है। वहीं 2 दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुल 26 पश्तून मारे गए। मृतक स्थानीय है, निर्णय केंद्रीयकृत है और सुरक्षा दृष्टिकोण का ये प्रभाव अत्यंत खतरनाक है। ये कोई केवल आतंकवाद विरोधी कार्रवाई नहीं है, ये एक पूरी जातीय भूगोल को सुरक्षित करने के बजाय उसे सैन्यकृत क्षेत्र में बदलने जैसा है। पूर्व घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि सीमा पार हमले जारी रहते हैं तो दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष बढ़ सकता है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कार्रवाई और अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है और आगामी हफ्तों में इस क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। खबर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से आई है। हालात एक बार फिर से यहां तेजी से टकराव की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब सीमित नहीं होगा, बल्कि उसका असर दूर दूर तक महसूस अमेरिका करेगा। दरअसल अमेरिका के पास आधुनिक हथियार, तकनीक और वैश्विक सैन्य नेटवर्क जरूर है, लेकिन ईरान के पास वो जमीनी ताकत और वैचारिक नेटवर्क है जो उसके लिए अलग अलग मोर्चों पर लड़ सकता है। ये वजह है कि दोनों देशों की तैयारियों ने पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी, अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर ट्रंप ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दे तो ईरान सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने सहयोगी संगठनों के जरिए जवाबी हमला करेगा। बताते चलें कि इसी संभावित खतरे को देखते हुए पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात कर दी हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में पहले से करीब 30 से 40 हज़ार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि साल 2025 में हुए 12 दिनों के सीमित युद्ध के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल क्षमताओं से भारी नुकसान पहुंचाया था। उसी अनुभव ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को और ज़्यादा सतर्क कर दिया है। हालांकि किसी ठोस हमले की योजना सामने नहीं आई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट से गतिविधियां बढ़ी हैं। पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। इस बीच ईरान ने भी अपने सैन्य ढांचे को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद नेता अली लारिजानी को सौंप दी है। लारिजानी न सिर्फ देश के भीतर संभावित विरोध को संभाल रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक मोर्चा मजबूत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार लारिजानी रूस, कतर और ओमान जैसे देशों से लगातार संपर्क में है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। ईरान बार बार दोहराता रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर युद्ध थोपा गया तो जवाब देने से वो पीछे नहीं हटेगा।
अमेरिका और पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता ईरान का तथाकथित प्रॉक्सी नेटवर्क, यानी ऐसे सशस्त्र संगठन तो सीधे ईरान के बजाय उसके सहयोगी के तौर पर अलग अलग देशों में सक्रिय हैं। आशंका है कि किसी संघर्ष की स्थिति में ये नेटवर्क अमेरिकी हितों, सैन्य ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना न बनाने लग जाएं। इसी खतरे को लेकर अमेरिकी सीनेट के वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता हैं जैक रीड, इन्होंने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र में एक बड़ी जंग को जन्म दे सकता है। इसमें न सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि वैश्विक बाजार भी पूरी तरह हिल सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका की सैन्य तैयारी, ईरान की जवाबी रणनीति, प्रॉक्सी नेटवर्क की सक्रियता, इन तीनों को मिलाकर हालात को अगर देखें तो ये बेहद खतरनाक सब लग रहा है। अब सवाल यही है कि अगर यह तनाव चेतावनियों तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका ईरान टकराव से संबंधित ये इस वक्त की अपडेटेड न्यूज हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर मैक्सिको से आई है, जहां वर्षों से जारी ड्रग वॉर अब एक निर्णायक और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। मैक्सिको की आपराधिक दुनिया में हिंसा, कार्टेल युद्ध और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन रविवार 22 फरवरी को जो कुछ हुआ उसने इस ड्रग वॉर की पूरी तस्वीर बदल दी। दरअसल मैक्सिकन सुरक्षा बलों ने जलिस्को प्रांत के टपलापा इलाके में एक बड़े और हाई रिस्क सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग सरगनाओं में गिने जाने वाले नेमोसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वेंट्स को मार गिराया। यही शख्स पूरी दुनिया में एल मेंचो के नाम से कुख्यात था। करीब 60 वर्षीय एल मेंचो ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे तत्काल इलाज के लिए मैक्सिको सिटी लेकर जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। खबर की पुष्टि के बाद न सिर्फ मैक्सिको बल्कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज ने भी हलचल मचा दी। एल मेंचो जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी का संस्थापक और सर्वेसर्वा था। सीजेएनजी को आज दुनिया के सबसे हिंसक, संगठित और खतरनाक ड्रग कार्टेल में गिना जाता है। बताते चलें कि यही संगठन फेंटेनिल जैसी जानलेवा सिंथेटिक ड्रग की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाता रहा है। अमेरिका ने एल मेंचो की गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन के इनाम भी घोषित कर रखा था। मैक्सिकन सरकार एल मेंचो की मौत को ड्रग वॉर में एक ऐतिहासिक सफलता के तौर पर देख रही है। सरकार का दावा है कि सीजेएनजी की कमर तोड़ने की दिशा में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। सवाल यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि एल मेंचो के मारे जाने के कुछ ही घंटों बाद मैक्सिको के कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे। सीजेएनजी से जुड़े सशस्त्र गुट सड़कों पर उतर आए, कई इलाकों में आगजनी होने लगी, अंधाधुंध फायरिंग, सुरक्षा बलों पर हमला और तमाम चीजें। यानी ड्रग लॉर्ड के खात्मे के साथ ही हिंसा का एक नया और ज्यादा उग्र शुरू हो गया प्रदर्शन। बताते चलें कि बीते कुछ महीनों में ये कोई इकलौती बड़ी कार्रवाई नहीं है, इसे भी साफ कर दें। इन दिसंबर 2025 में गल्फ कार्टेल के अनुभवी ऑपरेटिव जेफरीनी पेनाकुएला और डॉन जेफे को न्यूवो लियोन के सैंटियागो इलाके में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया था। लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद वो दोबारा कार्टेल गतिविधियों में सक्रिय हुआ था। वहीं गल्फ कार्टेल के ही एक और बड़े चेहरे मारियो आर्मांडो रामिरेज ट्रिबेनो उर्फ एल पेलॉन की अमेरिकी हिरासत में मौत हो गई। भले ही ये मौत किसी मुठभेड़ में नहीं हुई, लेकिन संगठित अपराध की दुनिया में उसकी मौजूदगी दशकों पुरानी थी। उसके जाने से गल्फ कार्टेल को गहरा झटका लगा है। इस तरीके से सिनालोआ कार्टेल के चेपिटोस गुट के कुख्यात कमांडर जॉर्ज हम्बर्ट बेनिटेज उर्फ एल पेरिस की भी 2025 में क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान मौत हो चुकी थी। उस पर अमेरिका ने $1 बिलियन का इनाम घोषित करके उस समय ही रखा हुआ था। मैक्सिकन और अमेरिकी एजेंसीज नेटवर्क की जड़ें काटने में लगातार लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ड्रग लॉर्ड्स की मौत से ये ड्रग वॉर समाप्त हो जाएगी या फिर हर मारे गए सरगना के बाद हिंसा का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जैसा कि मैक्सिको की सड़कों पर खतरनाक रूप में दिखाई भी दिया है।
अगली खबर बांग्लादेश से आपको बताएंगे, जहां देश की सत्ता के शीर्ष संवैधानिक पद से अब अंतरिम शासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल को लेकर खुलकर असंतोष जताया है। राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने साफ शब्दों में कहा है कि यूनिस के नेतृत्व में चली अंतरिम सरकार ने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा, राष्ट्रपति पद को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की। बता दें कि अगस्त 2024 से फरवरी 2026 तक मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। उनके कार्यकाल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की पूर्व सरकार अब बन चुकी है, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में है, वो संभाल रहे हैं। इसी सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने बांग्लादेशी अखबार कालेर कांठो को दिए एक इंटरव्यू में अंतरिम सरकार के दौरे को अपने लिए सबसे कठिन समय बताया। राष्ट्रपति शाहबुद्दीन का कहना है कि यूनिस के 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें किसी भी अहम निर्णय प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उन्हें हटाने की साजिश भी रची गई, यहाँ तक कि उनके कोसोवो और कतर के विदेशी दौरों को भी रोका गया। हालात ऐसे थे कि राष्ट्रपति को प्रेस रिलीज जारी करने तक की अनुमति नहीं थी। राष्ट्रपति ने कहा कि यूनिस के कार्यकाल के दौरान मेरे खिलाफ तरह तरह की साजिश हुई, देश की शांति संवैधानिक व्यवस्था को स्थायी रूप से कमजोर करने की कोशिश हुई, लेकिन मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा, इसलिए कोई साजिश सफल नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अपने इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनों और दबाव के बावजूद वो डटे रहे। असंवैधानिक तरीकों से उन्हें हटाने के सारे प्रयास विफल रहे। इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने बीएनपी की भूमिका की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के सत्ता से हटने और हिंसक प्रदर्शनों के दौर में बीएनपी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति के अनुसार बीएनपी ने संविधान की निरंतरता बनाए रखने के उनके प्रयासों को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रपति ने विशेष तौर पर तारिक रहमान का जिक्र किया, कहा कि उनके कठिन समय में बीएनपी का सहयोग 100% था। बताते चलें कि शाहबुद्दीन यानी राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने उन्हें असंवैधानिक तरीके से हटाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को आगे कर राष्ट्रपति को पदच्युत करने की साजिश रची गई। उनका कहना है कि जब राजनीतिक स्तर पर यह प्रयास विफल हुए तब अंतरिम सरकार ने दूसरे रास्ते अपनाए। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य सलाहकार यूनिस ने अध्यादेश जारी करते समय संविधान के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया। संविधान के अनुसार जब सरकार का मुखिया विदेश यात्रा से लौटता है तो राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है, लेकिन यूनिस ने ना तो कभी कोई जानकारी दी, दौरों की, ना ही राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने यह भी बताया, कहा कि अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया उन्हीं के पहल पर शुरू हुई थी। वो स्वयं उस प्रक्रिया के सूत्रधार थे जिसके तहत मोहम्मद यूनिस मुख्य सलाहकार बने थे, लेकिन सत्ता संभालने के बाद यूनिस ने राष्ट्रपति से समन्वय पूरी तरीके से खत्म कर दिया और राष्ट्रपति के अनुसार उन्हें लगभग हर तरीके से राष्ट्रपति भवन तक सीमित करने की कोशिश की गई। बांग्लादेश की राजनीति में ये बयान सिर्फ अतीत की शिकायत नहीं, बल्कि अंतरिम शासन और संवैधानिक संतुलन पूर्णता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगली खबर ईरान से है, जहां परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि बदलते सुरक्षा हालात, संभावित सैन्य टकराव के खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ने पर विचार शुरू कर दें। दूतावास ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सलाह एहतियातन जारी की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। बताते चलें कि भारतीय दूतावास ने 23 फरवरी 2026 को अपनी पिछली सलाहों को दोहराया। कहा कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, कारोबारी हों या फिर पर्यटक, सबको बदलती स्थिति को देखते हुए बेहद गंभीरता से इसको लेना चाहिए। दूतावास ने अपील की है कि उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ान यानी जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं और अन्य सुरक्षित साधनों का उपयोग करें और देश छोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दें। हालांकि दूतावास ने सिर्फ देश छोड़ने की सलाह ही नहीं दी है, बल्कि ईरान में फिलहाल मौजूद भारतीयों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनमें सबसे अहम है हर भारतीय नागरिक का दूतावास के संपर्क में रहना। दूतावास ने साफ कहा है कि जो भी भारतीय नागरिक अब तक दूतावास के पास पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं है, वे तुरंत आधिकारिक लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन तक हम मदद पहुंचा पाएं। बताते चलें कि एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक अपने सभी यात्रा और पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वीजा, पहचान पत्र इत्यादि सुरक्षित रखें।
भारतीय दूतावास ने ईरान में भी रह रहे नागरिकों सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक रैलियां, संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह भी दी है। अब दूतावास का कहना है कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन अचानक हिंसक रूप ले सकते हैं और ऐसे में विदेशी नागरिकों के लिए खतरा बढ़ता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनातनी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ईरान के परमाणु इरादों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जबकि ईरान बार बार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन इन दावों और आरोपों के बीच सैन्य टकराव की आशंका भी साथ साथ चल रही है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए ही भारत सरकार, भारतीय दूतावास कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि समय रहते अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया गया है। दूतावास ने आपात स्थिति में मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर, संपर्क विवरण भी साझा कर दिया है।